नमस्कार, बीएसटीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इन्वेस्टर्स समिट के प्री इवेंट के रूप में बेंगलुरु में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश भर के तमाम उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। सीएम मोहन यादव की बेंगलुरु की मीटिंग में प्रदेश के लिए कई अहम फैसले लिए गए। साथ ही इस मीटिंग्स में उद्योगपतियों के साथ बातचीत की गई। इसमें कंपनियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की इच्छा जाहिर की। लोकल टैलेंट को बढ़ाने के लिए कंपनी प्रदेश में जल्द ही स्टार्टअप हब और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात भी करती नजर आई। युवाओं के स्किल्स को बढ़ाने के लिए अब गूगल क्लाउड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन सभी कंपनियों ने मध्य प्रदेश में लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश की इच्छा जाहिर की। इस निवेश से राज्य में करीब 7000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मीटिंग में लैप इंडिया, रिलायंस कंज्यूमर, डीएचएल ग्लोबल, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, केनेस टेक्नोलॉजी और किर्लोस्कर सिस्टम्स जैसी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में 7 और 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश आयोजित किया गया। दरअसल ये सत्र अगले साल होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के प्री इवेंट के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। 2025 में 7 और 8 फरवरी को मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। बेंगलुरु में आयोजित इस प्री ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम में लगभग 3200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनसे प्रदेश में लगभग 7000 रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस 2 दिवसीय सत्र में देश के विभिन्न उद्योगपतियों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर बात की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भारत सदियों से दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात है। दुनिया में ये पहचान भारत की उद्यमशीलता, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और व्यापारिक विशेषज्ञता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध संसाधनों और बौद्धिक क्षमता के बल पर देश को दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया है। इस उपलब्धि में उद्योगपतियों का भी विशेष योगदान है। भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही। उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाष्ठा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना करके माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया, उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। डॉक्टर मोहन यादव ने भारत में पुरुषार्थ और पराक्रम की परंपरा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में शासन का स्वरूप सहायता प्रदान करने का रहा है, जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है उसे मदद उपलब्ध कराने से ही उद्यमशीलता आरंभ होती है और व्यक्ति की क्षमता, दक्षता और परिश्रम का लाभ
संपूर्ण समाज को मिलता है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो उद्यमी और उद्योग जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप उपयुक्त सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश उद्योग और निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहा है। उद्योगपतियों द्वारा मध्य प्रदेश में किया गया निवेश निश्चित ही अधिकाधिक रिटर्न देगा। कुछ चुनौतियां भी हमारे देश की है, जिस चुनौतियों के भरोसे से हमारे मेहनत का साथ अपनी मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, टेक्नोलॉजी का योगदान, अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते हुए लोग, लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा। ये हमारी बड़ी संभावना है। मैं अपने इस अवसर पर, खासकर इस अवसर पर मध्य प्रदेश को उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि जब हम कर्नाटक में आके बात करते हैं, कोयम्बटूर में बात करते हैं और सरकार के माध्यम से जब इस तरह के ऑफर देते हैं, तो वर्तमान के दौर में देने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मैं काल के प्रवाह के उस उदाहरण को जरूर आपके सामने लाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमारी सरकार की मनोदशा क्या होना चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। हमारे विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत यह अपने पुरुषार्थ का है, हमारे पराक्रम का है, और इस पुरुषार्थ पराक्रम से ज्यादा ये सरकार की उस मनोदशा का जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो विक्रमादित्य ने जब हमारे यहाँ संवत की प्रारंभ करने की पद्धति क्या है, ये केवल बताना चाहूंगा। उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भूभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, वो सारा कर्जा मेरे पास बही दस्तरे देने वाले और लेने वाले, साहूकार और लेने वाले जो कर्जदार है, दोनों आ जाए और शासन से सबका एक एक पैसा कर्जा सरकार चुकाएगी, किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि हमको जब समाज को लेके आगे बढ़ना है तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है सरकार को उसकी वहां मदद करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। सरकार जब मदद करती है तो अपनी उद्यमशीलता प्रारंभ होती है, हमारी क्षमता, बौद्धिक योग्यता, हाथ की मेहनत, सबका योगदान मिलता है। और ये विक्रम संवत में मैंने बताया कि विक्रमादित्य ने अपने पास कितना धन देने का मन बनाया होगा, अंदाज लगा सकते हैं, जो पूरे देश का कर्जा चुकाने की हिम्मत रखे। लेकिन ये तो आधा बता रहा हूं, आनंद तो तब और आएगा कि विक्रमादित्य ने उतना ही नहीं किया और लोगों ने कहा कि ये तो हमने पुराने कर्जे चुकाने में चला गया, अब आगे कल फिर काम करेंगे फिर कर्जे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, ये कर्जा तो मैंने पुराना कर्जदार वालों के लिए दिया था, आप इतना ही धन और ले जाओ जिसके भरोसे भविष्य में भी आपको कर्जा की जरूरत नहीं पड़े, इतना दम जिसमें वो संवत की शुरुआत कर सकता है। ये उज्जवल परंपरा भारत की है, जिसके कारण से हमारी दुनिया में संस्कृति सदैव मान सम्मान पाती रही है। अर्थात जब हमारा युद्ध काल होगा तो युद्ध में हमारे सैनिक अपनी सैनिकों की मनोदशा की पराकाष्ठा करेंगे, हम बहादुरी से वहां मुकाबला करेंगे। लेकिन जब युद्ध काल नहीं है तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में सरकार की मनोदशा, मनोभावना इसी भाव के आधार पर होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसी क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है। मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वर्तमान में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में जाना जाता है।
ऊर्जा उत्पादन में 23% नवकरणीय ऊर्जा का योगदान है। आईटी ऊर्जा के साथ ही पर्यटन में भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। धार्मिक, स्वास्थ्य, पर्यटन के साथ ही शिक्षा, एमएसएमई, खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। सीएम ने बताया कि कृषि में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रोथ रेट रहा है। देश में गेहूं के सर्वाधिक उपार्जन के साथ ही मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में भी अग्रणी है। इसके साथ ही उद्यानिकी क्षेत्र में भी प्रदेश ने अल्प समय में बहुत अधिक प्रगति की है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। एनर्जी सेक्टर में अभी आपके बीच में से आपने कहा है, वर्तमान में आज मध्य प्रदेश अपने सरप्लस एनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है और उसमें भी 23% नवकरणीय ऊर्जा है। हमारे अपने परंपरागत स्रोत के बजाय ये जो हमारी नवकरणीय ऊर्जा की जो महत्ता है और उससे भी आगे जाए, कौन सा सेक्टर है? टूरिज्म का है। टूरिज्म में तो अभी आपने फिल्म देखी है, हमारी विदिशा ने बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। लेकिन टूरिज्म में भी केवल वो टूरिज्म नहीं, रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एजुकेशन से सारे क्षेत्र में, और एमएसएमई के हमारे पीएस ने बहुत अच्छी बात रखी, इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे आपने बताया कि अब ये धान का कटोरा देश का हो गया है। मध्य प्रदेश अपने यहाँ अपनी पहचान इस नाते से बना रहा है कि सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहीं की है तो मध्य प्रदेश की है। और हम अपने भारत सरकार के अंदर भी एफसीआई को पूरे देश में सर्वाधिक गेहूं की सप्लाई कोई करता है तो हमारा अपना मध्य प्रदेश करता है। और केवल गेहूं नहीं, दलहन उत्पादन में भी उतनी आगे है और बल्कि आगे बढ़े तो हमारा अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बड़े पैमाने पर आज जितनी अपनी उत्पादन क्षमता है अपने उस छोटे से अंतराल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश के इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश को लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेंगलुरु में 11 कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं। इन कंपनियों में प्रमुख रूप से लैब इंडिया, एजीआई ग्लास पैक, कोका कोला, पूर्वाशा ग्रुप, मेटेक्नो, थियागाराजन मिल्स, प्रिंट पॉइंट फार्म पैकेजिंग, फीडर लाइट इंडिया, एसआरवी नीट टेक प्राइवेट लिमिटेड, कैनेस टेक्नोलॉजी और एसके मिल्स शामिल हैं। इन कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रिकल, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, मेटल सेक्टर, टेक्सटाइल, पैकेजिंग एवं आईटी इत्यादि सेक्टर में निवेश किया जाएगा। इन कंपनियों के आने से राजगढ़, ग्वालियर, उज्जैन, धार के पीथमपुर और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को रोजगार प्राप्त होंगे। इस सत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश को निवेश के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनके मुताबिक लैब इंडिया की ओर से 175 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश में 300 लोगों को अनुमानित रोजगार मिलने की संभावना है। एजीआई की ओर से 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे लगभग 2000 रोजगार के अवसर तैयार होंगे। कोका कोला की ओर से 350 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश में 700 रोजगार के अवसर तैयार हो सकते हैं। पूर्वाशा ग्रुप की ओर से 400 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला है। इससे मध्य प्रदेश में 800 लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। मेटेक्नो की ओर से 150 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ, 300 लोगों को रोजगार मिल सकता है। थियागाराजन मिल्स की ओर से 250 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिससे प्रदेश में 600 रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकते हैं। प्रिंट पॉइंट फार्म पैकेजिंग की ओर से 25 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इससे अनुमानित रोजगार की संख्या 250 हो जाती है। फीडर लाइट इंडिया की ओर से 100 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे अनुमानित रोजगार 500 तक जा पहुंचता है। एसआरवी नीट टेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 25 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे मध्य प्रदेश में लगभग 500 लोगों को रोजगार मिल सकता है। कैनेस टेक्नोलॉजी 500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ प्रदेश में 500 लोगों को रोजगार के नए अवसर दे सकती है।
एसकेजी मिल्स 200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव के साथ प्रदेश में 450 रोजगार के नए अवसर तैयार कर सकती है। इस सेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे मध्य प्रदेश में 7000 रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकते हैं। इस इंटरैक्टिव सेशन में वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में आईटी में किए जा रहे प्रयासों और क्षेत्र की आवश्यकता के संबंध में भी विस्तार से चर्चा हुई। निवेशकों और उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में आईटी क्षेत्र की प्रगति के लिए निवेशकों और उद्योगपतियों ने टेक्नीशियन की उपलब्धता, क्रिएटिव डिजाइनर्स, इंक्यूबेटर की सुविधा, यूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, आईटी यूनिवर्सिटी, फंड मैनेजमेंट आदि पर विचार रखे और सकारात्मक सुझाव दिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे रक्षा के बंधन की। सीएम हाउस में शुक्रवार को रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर से महिला सरपंच शामिल हुई। इस दौरान महिला सरपंचों ने अपनी बात रखी। सीएम ने महिला सरपंचों से राखी भी बंधवाई। महिलाओं ने भी तिलक लगाकर सीएम का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम ने कन्या पूजन भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिला सरपंचों से फिजूल खर्च रोकने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा 13वीं में लोग अपनी जमीनें बेचकर खर्च करते हैं, जो सरासर गलत है। इस पर रोक लगना चाहिए। मैंने खुद अपने बेटे की शादी में 100 लोग बुलाए थे। शादियों में भी अनावश्यक खर्च को रोकना चाहिए। याद रखना, जैसे देव उठनी एकादशी होगी तो आप पंचायत के अंदर भी, जनपद में बड़े बड़े सामूहिक शादी के कार्यक्रम करिए। हमारे लोगों की आमदनी जो उनकी मेहनत की है वो बचा करके सरकारी योजना से उसका विवाह कराएंगे। विवाह करना मना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अनावश्यक कर्जा नहीं होना चाहिए। तो आज अपने बीच में रक्षाबंधन के अवसर पर यह भी हमको संकल्प लेना है कि अपने शादी ब्याह में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, मौत मैयत में भी अनावश्यक खर्चा नहीं करना, और अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए जो जरूरत हो आपके माध्यम से आपके लिए भी और सरकार के माध्यम से दिलवा सकते हैं। वो सारे पैसे अपन देंगे, लेकिन भांजे भांजी पढ़े, आगे बढ़े अपने माध्यम से। हमारा जो हुआ, लेकिन बात की पीढ़ी आगे बढ़ना चाहिए। बोला बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? तो ताली वाली बजा के बताओ। अपने परिवार के अंदर यह माहौल बनाएंगे या आंदोलन का रूप लेंगे। इन सारे मामलों को लेकर के आज के रक्षाबंधन की यह मूल कल्पना की गई थी। मेरी अपनी ओर से पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी सरकार के अन्य विभागों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि रानी दुर्गावती के नाम पर, क्योंकि रानी दुर्गावती का नाम ही ऐसा है जिनके माध्यम से हर एक किसी देशभक्त की भुजा फड़कती है, जो जीते जी इस देश की आजादी के लड़ी, और कोई कारण से आखिरी युद्ध में कोई खतरा आया तो उनने अपने हाथ से खंजर घोंप करके अपनी छाती में, लेकिन देश के दुश्मनों के आगे झुकी नहीं, अपना शरीर उनके जुम्मे नहीं किया। ऐसी बहादुर रानी दुर्गावती के नाम पर यह रक्षाबंधन का पर्व है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। सीएम ने कहा हमारे देश में साल भर कोई न कोई त्योहार रहता है। प्रेम के धागे बांधने वाला यह रक्षाबंधन सब त्योहारों पर भारी है। यह हमारी परंपरा है। भाई बहन से बढ़कर दुनिया में कोई संबंध नहीं। हमारी सरकार बनी तो लाडली बहनों और जिन्होंने उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया उन्हें 450 रुपया अनुदान गैस टंकी के लिए दिए जाएंगे। संकल्प पत्र में जिन योजनाओं का जिक्र किया गया है वैसे ही लागू की जाएंगी। और हमने कहा गैस का मामला है, हमारी सरकार बनी तो हमने कहा बहनों को ये गैस की टंकी भी, जो लाडली बहना है उनको, प्लस जिनने उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया, दोनों के लिए सरकार के द्वारा 450 रुपया उनकी गैस की टंकी पर अनुदान देने की हमारी घोषणा थी। उसको लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 450 रुपया आप जब भी गैस की टंकी आप खरीदने जाओगे, जिनका नाम उस दिन कनेक्शन में था और या गैस के कनेक्शन के अलावा लाडली बहनों में नाम था, दोनों को यह लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000 बहनें हैं। 1,39,00,000, जोरदार ताली बजाओ।
सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग सरकार बनने के पहले ही कहते थे कि यह योजना बंद होगी। हमने कहा तुम बोलते रहो, हमें जो करना है हम करेंगे। एक साथ 1250 रुपए की जगह 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि योजनाएं बंद हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि हर घर तिरंगा लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। रक्षाबंधन के साथ जन्माष्टमी का पर्व भी धूमधाम से मनाएं। अपने पंचायत में लड्डू गोपाल को लेकर प्रतियोगिताएं करें। पूरे प्रदेश के अंदर 25,000 स्थान पर सिंगल क्लिक के माध्यम से सबकी पंचायतों में भी सरपंच बहनें हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना और रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना। और कल एक साथ पूरे प्रदेश में सबके पास 1250 तो लाडली बहना के और 250 रुपए रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अगर हमने योजना बंद नहीं करना है, वो तो देंगे ही सही, लेकिन ये 250 रुपए रक्षाबंधन मनाने के लिए देना चाहिए। बोलो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप सबके लिए? हमारी पार्टी ने तय किया था कि हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके ये रकम बढ़ती जाएगी। और आप चिंता मत करना, जो बोला है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो सारी की सारी योजना वैसे की वैसी लागू होगी। कोई उसमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। सीएम हाउस में रानी दुर्गावती महिला सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम के बाद बीएसटीवी ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। लाडली बहनों के साथ आज आपने राखी का कार्यक्रम। संतोष है कि बहनों के इस प्रेम का त्योहार लगातार हमारी सरकार मना रही है। आज बड़ी संख्या में आयोजन हुआ। सर, आप इन्वेस्टर समिट में लगातार कर रहे हैं, क्या प्रदेश को रोजगार के लिए बहुत आवश्यक है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लाडली बहनाएं हैं उनके साथ जो है रक्षाबंधन का कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। और साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर भी हमें बताया कि प्रदेश में किस तरीके से आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाया जा सके प्रदेश को, इसके लिए जो है अलग अलग राज्यों में जाकर के तमाम सारे जो व्यापारी हैं उनके साथ चर्चा करने का काम कर रहे हैं। सम्मेलन में महिला सरपंचों ने भी अपनी बात रखी। कई महिला सरपंचों ने अपने गांव की समस्याओं की बात रखी। सीएम ने महिला सरपंचों से राखी भी बंधवाई। महिलाओं ने भी तिलक लगाकर सीएम का स्वागत किया। मैंने अपनी पंचायत में अगर जो भी विकास कार्य करे हैं उसमें ज्यादातर आपको मुख्यमंत्री जी का नाम सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये हमारे विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। अब मैं अपने काम बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मेरा जो फर्स्ट इवेंट था वो था 15 अगस्त, जहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे गीली मिट्टी पर बैठे हुए मेरा भाषण सुन रहे हैं। तभी मन में एक थॉट आता है कि अगर मैं बड़े बड़े भाषण दे रही हूँ और बच्चे गीली मिट्टी पर बैठे हुए मुझे सुन रहे हैं, तो ये मुझे शोभा देता है या किसी गांव को शोभा देता है क्या? तभी माइंड में आया कि यहाँ पर स्थान होगा तो पक्का होगा। एक प्रार्थना स्थान बनाया गया बच्चों के लिए, जहाँ पे अब वो प्रार्थना करते हैं। सारे इवेंट स्कूल के वहीं पर किए जाते हैं। उसके बाद में मैंने महिलाओं को देखा कि जब भी उज्जैन यहाँ से 10 किलोमीटर है, चिंतामन जवासे से उज्जैन 10 किलोमीटर है, मैंने देखा कि महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत दिक्कतें आती हैं। तो हमने हमारे स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूति केंद्र बनाया है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का बहुत बड़ा हाथ था और बहुत ही अच्छी उन्होंने सौगात दी थी हमें। सीसीएल करवाई और सीसीएल में 1 करोड़ से एक साल में 1 करोड़ से भी ज्यादा सीसीएल करवाई, जिससे गांव की दीदियों का भी सुधार हुआ। और मैं अपने गांव में एक असहाय महिला थी जिसको मैं संबल योजना का लाभ दिलाई 2 लाख रुपए। और मेरे यहाँ आंगनवाड़ी 20 वर्षों से कच्चे मकान में चल रही, प्राइवेट मकान में चल रही थी, लेकिन मैं वहाँ पर जाकर देखी तो फिर मैं आंगनवाड़ी भी बनवाई। और आदिवासी बस्ती में
इतना कीचड़ होता था कि वहाँ जाने आने में बहुत ही परेशानी होती थी। वहाँ की महिलाएं पुरुष बहुत ही दिक्कत मानते थे आने जाने में, घर से निकलने में, पानी भरने में इतना कीचड़ होता था कि बहुत। फिर मैं वहाँ जब गई देखी तो वहाँ जाकर देखी तो वहाँ नाली रोड बनवाई, और रोड नाली बनवाने के बाद जो है तो स्कूल में देखी, स्कूल के बच्चे जो हैं तो दूर दूर पानी पीने के लिए जाते थे, तो स्कूल में बोर करवाई, टंकी बनवाई, बच्चों की समस्या दूर की। इस सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री राधा सिंह, राज्य मंत्री कृष्णा गौर भी मंच पर मौजूद रहीं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में सरकार रक्षाबंधन की थीम पर विभिन्न महिला सम्मेलनों का आयोजन करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।